नमस्कार। मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। तमाम राजनीतिक उथल पुथल के चलते ज्यादातर हम लोगों के कार्यक्रम, बहसें, खबरें वो राजनीति पर ही केंद्रित रहती हैं। लेकिन राजनीति के जरिए जो फैसले होते हैं, राजनीति की विचार से जो बहुत सारे फैसले होते हैं, वो भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं और कई बार ज्यादा महत्वपूर्ण भी होते हैं। आज एक ऐसा ही विषय हम लोग लेने जा रहे हैं। हमारे साथ राजू शर्मा जी हैं, रिटायर्ड आईएएस हैं, और जिस विषय में हम बात करने जा रहे हैं उस विषय से उनका एक सरकारी अफसर के तौर पर भी नाता रहा है। आप लोग भी आजकल इसकी चर्चा बहुत बड़े लेवल पर तो नहीं, लेकिन सुन रहे होंगे कि केंद्रीय सरकार ने जो उसके विश्वविद्यालय हैं उनमें जो भर्ती की प्रणाली थी अब तक, उस प्रणाली में एक बड़ा आमूलचूल फेरबदल किया है। अब उसमें हाई स्कूल और इंटरमीडिएट करने के बाद जो छात्र भर्ती के लिए आएंगे, सारे केंद्रीय विश्वविद्यालयों के और उन राज्यों के जो इस नीति से सहमत हो, उनके लिए एक डिजिटल परीक्षा होगी, जिसको बड़ा क्यूट नाम दिया गया है, CUET। और इस परीक्षा में इसकी फहरिस्त बनेगी। इस परीक्षा में जो पास करेंगे, पास तो क्या मतलब, उसमें एक लिस्ट बनेगी ऊपर से नीचे तक, और उस हिसाब से विभिन्न कॉलेजेस में वो केंद्र वितरित कर देगा और उनमें से ही आप भर्ती कर सकते हैं। ये स्थिति केंद्रीय विश्वविद्यालयों की होगी और वो राज्य जो इससे सहमत होंगे उनके लिए होगी। इसको लेके शिक्षाविदों में, छात्रों में, अध्यापकों में और जो भी शिक्षा से संबंधित समाज है, उसमें तरह तरह की बेचैनियां सामने आई हैं। इसमें केंद्र और राज्यों के जो अधिकार हैं, क्योंकि ये विषय ऐसा है जिसमें राज्य अपने क्षेत्र में अपने फैसले करते हैं, उसको लेके भी तनाव है। और दूसरा ज्यादा बड़ा तनाव ये है कि हमारे देश में लगातार ऐसी नीतियां निर्मित हो रही हैं जिनके चलते वो जो लोग समाज में शिक्षा वगैरह में पहले से वंचित हैं, बहुत सारे कारणों से, आर्थिक कारणों से, सामाजिक कारणों से, उनके लिए ये और नई कठिनाई पैदा करने जा रहा है। एक दो, ये जो हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली है, जिसमें हाई स्कूल, उसके पहले मिडिल में 8th क्लास, 5th क्लास, फिर इंटरमीडिएट, ये जो बैरिकेड्स हैं, इनको एक एक करके आप पार करते हैं और फिर जाके कॉलेजेस में जाते हैं। उसके लिए जो आप बहुत सारी चीजें पढ़ते लिखते हैं या नहीं भी पढ़ते लिखते जुगाड़ करते हैं, वो सब एक खत्म होके एक दूसरी तरह का सिंक्रोनिज्म ले लेगा। चूंकि ये डिजिटल परीक्षा होगी तो इसमें ज्यादातर ये तकनीक की कमी है, या तकनीक में ये प्रॉब्लम है कि डिजिटल परीक्षाएं जो होती हैं उसमें टिक मार्क जैसी पोजीशन टेक्निकली देना होती है। तो अब ये ज्यादातर ऐसा हो जाएगा कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जो पहले ही बहुत मशरूम कर गए हैं और जिन्होंने हमारी शिक्षा व्यवस्था को तार तार पहले से ही कर दिया है, अब ये जो परीक्षा प्रणाली आ जाएगी ये डिजिटल वाली, तो फिर ये कोचिंग स्कूल से एकदम बिल्कुल इसको ओवर पावर कर लेंगे। अब आदमी इस परीक्षा के लिए ज्यादा तैयारी करेगा। वो हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, मिडिल, इस सब के लिए जो उसका एक प्रोसेस होता था, उसमें बहुत सारी चीजें पढ़ लिख के एक आलोचनात्मक विवेक पैदा होता था, उसमें विस्तार से आदमी अपनी प्रतिक्रिया करता था, जो उसमें क्वेश्चन एरोज होते थे, उनकी जगह वो एक फॉर्मेट में जाएगा। और इससे जो शिक्षाविद मानते हैं कि इससे औसत जो ज्ञान का विस्तार होता है किसी बच्चे और युवा के मस्तिष्क में, वो कुंद होता है और वो बहुत फोकस हो जाता है एक कोने में, एक तरह की प्रणाली में। और उससे फिर एक तो ये नुकसान होगा कि ये वाली जो शिक्षा व्यवस्था हमारे पास बनी हुई थी, ये तहस नहस हो जाएगी, कोचिंग स्कूलों के में समा जाएगी। ये दरअसल लगता है सरकार की मंशा भी ऐसी है, क्योंकि सरकार इन पे सब पे बजट तो बढ़ा नहीं रही है, और धीरे धीरे जो सरकारी स्कूल और सरकारी शिक्षा प्रणाली है वो वैसे ही ध्वस्त होकर प्राइवेट हाथों में चली गई है, और वो अंततः फिर कोचिंग सेंटर्स में चली गई है। तो ये पूरी प्रणाली है कि कोचिंग किस्म की व्यवस्था को जन्म दे देगी बहुत जल्दी ही, क्योंकि भाई इसी से सारे अच्छी यूनिवर्सिटियां केंद्र के पास हैं, तो ज्यादातर उसमें जो भर्तियां होंगी वो इसी प्रणाली, ज्यादातर सारी भर्तियां इसी प्रणाली से होंगी। तो फिर सारा रुझान ही बदल जाएगा पूरी शिक्षा का बड़ी जल्दी। ऐसी शंकाएं हैं। दूसरे जो राज्य और केंद्र के मामले हैं शिक्षा पर, अपना अपना जो हक का सवाल होता है,
विविधताएं हैं हमारे देश में। जैसे तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने इसका भारी विरोध किया है, वो मान रहे हैं कि इससे विविधता को सीधे सीधे खतरा है, और उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा है कि ये आप विड्रॉ कीजिए, तो बहुत गलत करने जा रहे हैं आप। खैर, तो इसी तरह के जो सवाल पैदा हुए हैं इससे, उन पे बातचीत करने के लिए राजू शर्मा जी हमारे साथ हैं। आपका स्वागत है राजू जी। जरा अब बताइए हमारे दर्शकों को कि ये जो क्यूट कहा गया है, ये कितना क्यूट है और कितना ये कठोर है, जैसी शंका व्यक्त की जा रही है, या निर्मम है? आपका क्या कहना? क्यूट है या क्वीट है या ट्वीट है, ये ट्वीट से ज्यादा संबंध रखता है। CUET, डबल ई एक और ई आ जाता तो क्वीट हो जाता, क्वीट की तरह से। लेकिन ये आपने इसकी भूमिका में लगभग जो सारी बातें बड़ी प्रत्यक्ष हैं। एक्चुअली उसमें डिबेट की भी इतनी आवश्यकता नहीं है। कोई भी कॉमन सेंस वाला व्यक्ति इसे बड़ी आसानी से समझ लेता है कि अब हम लगता है कि टिक स्टूडेंट्स या टिक शिक्षा व्यवस्था और हाँ ना शिक्षा व्यवस्था या हाँ ना स्टूडेंट्स पैदा करने की तरफ अगला कदम, बल्कि आखिरी कदम एक तरह से हमने उठा लिया है। और ये केवल एक ये पूरी जो NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसका एक भाग है, और उसके जो बाकी पक्ष हैं उनके साथ इसका तारतम्य भी है, और एक सर्टन एक खास दिशा का संकेत होता है हर स्तर पर, पढ़ाने के तरीके पर, सिलेबस के ऊपर, एग्जाम लेने के तरीके के ऊपर, किस तरह के स्टूडेंट्स आप चाह रहे हैं। हालांकि जो NEP के नई शिक्षा व्यवस्था के जो लक्ष्य हैं या जो उद्देश्य बताए गए हैं वो कुछ और कहते हैं, और जो असल में उसके बाद से लगातार हो रहा है और होता चला जा रहा है पेंडेमिक के बाद और पेंडेमिक के दौरान, वो ठीक उसका उल्टा है। इसमें कर ये दिया गया है कि जो अभी प्रोसेस इम्तिहान का शुरू हो गया है, और आपने पढ़ लिया होगा, दर्शकों ने भी जान लिया होगा कि भारी संख्या में करीब 14 लाख लोगों ने इसमें अप्लाई किया है, और करीब 54,000 कॉम्बिनेशंस लोगों ने ऑफर किए हैं। क्योंकि इस इम्तिहान में अगर मान लीजिए आप के पास चॉइस है कि आप इकोनॉमिक्स लेना चाहते हैं या शायद मैथ्स ले लें, या कई लोग कई सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई करते हैं जहाँ पे भी उनकी एक वरीयता क्रम होता है कि अगर इकोनॉमिक्स मिल जाए तो नंबर 1 पे उसको रखेंगे, उसके बाद मैथ्स को रखेंगे, उसके बाद फिजिक्स को रखेंगे। 6-7 सब्जेक्ट्स इस तरह से चयन के सूत्रों में रहते हैं, तो उसको 6-7 सब्जेक्ट्स के इम्तिहान लेने पड़ेंगे जी। उसके अलावा एक जो जनरल इम्तिहान है वो लेना पड़ेगा। तो पहले ही दिन ऐसा सुनने में आया कि बहुत से लोगों को 6-6, 7-7 इम्तिहान एक दिन में लेने पड़ रहे थे, और कुछ की स्थिति ये थी कि उसका एक सेंटर कहीं था, एक सेंटर कहीं था, तो उनके सेंटर भी मिस हो गए। इसमें अलग अलग दिनों में अलग अलग एक ही सब्जेक्ट के अलग अलग दिनों में इम्तिहान है। जैसे फिजिक्स का आज है, वो 6 दिन बाद भी होगा, 8 दिन बाद भी होगा, शायद एक ही पर्चा होगा, मुझे इसकी ठीक जानकारी नहीं है। लेकिन जो बाद में इम्तिहान लेगा शायद उसको कुछ एडवांटेज है। लेकिन जो इस एजेंसी के जो चेयरमैन हैं वो हर सवाल या हर मुश्किलात जो लोग उनसे पूछ रहे हैं या जो पत्रकार उनके सम्मुख ला रहे हैं चिंताएं, उसका वो एक ही जवाब दे रहे हैं कि हम सब ठीक कर देंगे, सब ठीक हो जाएगा, सब नॉर्मलाइज हो जाएगा। लेकिन कई स्तरों पर हम इसकी चर्चा कर सकते हैं, इसकी आलोचना कर सकते हैं, क्योंकि आलोचना के अलावा इसमें कोई अच्छी चीज तो एक भी नजर नहीं आती। ये इस तरह की पॉलिसी है या इस तरह की एक दिशा है जिसमें आप एक भी सूत्र नहीं ढूंढ पाएंगे जो ये कहे कि इसकी आवश्यकता है या एक अच्छी चीज है। सबसे पहले तो आपने, जैसे मैंने कहा कि टिक स्टूडेंट, मतलब कि अब स्टूडेंट के करियर में
सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि वो एक मल्टीपल चॉइस के सवालों के जवाब किस तरह से दे सकता है। वो सीबीएसई या जिस भी बोर्ड में वो पढ़ता है, जो एक ऑर्गेनिक तरीके से, जैविकी तरीके से उसका विकास होता है, वो कॉन्सेप्ट सीखता है, बेसिक चीजें सीखता है, उसका एक पीयर ग्रुप है, उसमें तरह तरह के आदान प्रदान ज्ञान के होते हैं, उसकी भाषा विकसित होती है, वरना तो उसकी कोई भाषा भाषा ही नहीं विकसित होगी, होती अजीब है। और होगी जी। हाँ, क्रिटिसिज्म करना, बड़े उत्तर लिखना जिसमें आप उलझ भी जाते हो, आप विरोधाभास के संपर्क में आते हो कि चीजें जो हैं वो इस दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं, इस दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं। काला सफेद कुछ नहीं होता। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के उत्तर देने वाला जो भी इंसान होगा, वो शायद ये विश्वास करने लगेगा कि ये दुनिया काली या सफेद है, उसमें ग्रे के शेड्स नहीं है। समझिए आप कितना बड़ा अन्याय आप एक इंसान के साथ, एक छात्र के साथ करने वाले हैं कि उसको जो असंख्य शेड्स ऑफ ग्रे होते हैं, जो बीच का मध्य होता है, उसकी जगह आप कह रहे हैं कि 0-1, मतलब जो बाइनरी सिस्टम होता है, कंप्यूटर का जो सिस्टम होता है, तो आप एक यांत्रिकी मनुष्य या छात्र को पैदा करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। सिर्फ यस और नो कहने वाला छात्र होगा, सिर्फ यस और नो या एक या दो, वो इसके अलावा विश्लेषण करना खत्म हो जाएगा। विश्लेषण 0-1 सबसे पहली चीज होगी कि आपका जो एग्जाम सिस्टम है, जो सीबीएसई या बोर्ड्स का है, उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा, उसको इग्नोर किया जाएगा। जो अच्छे छात्र होंगे वो तो 9वीं क्लास से ही उसको एक तरफ डालना शुरू कर देंगे। ऐसा हमने देखा है कि जो लोग इंजीनियरिंग या मेडिकल की तैयारी करते हैं, वो जब 10वीं में आते हैं तो आधा समय वो सीबीएसई का काम करते हैं और आधे से ज्यादा समय वो कोचिंग और जेई वगैरह में लगाते हैं। अब आप तो कहा जाता है, एक सेकंड, ये जो ये एक सेकंड, जो ये मिडिल स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल होंगे, तो ये तो सब फिर कोचिंग संस्थानों में बदल जाएंगे जब टिक मार्क उसको हम पहले हम इसकी चर्चा कर लें, फिर उसके प्रभाव क्या होंगे उसकी चर्चा करेंगे, और इसके पीछे शक्तियां कौन सी हैं जो ये परिवर्तन कर रही हैं उसकी भी चर्चा हमको करनी चाहिए। जी। तो जो दिक्कत एक बताई जाती थी वो ये बताई जाती थी कि लोग अलग अलग बोर्ड में ज्यादा या कम नंबर ले आते हैं, तो एडमिशन का प्रोसेस में किसी को एडवांटेज मिल जाता है, किसी को, मतलब एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है कि लोग ज्यादा आ गए वगैरह। ये बिल्कुल गलत तर्क है, क्योंकि हर चीज को नॉर्मलाइज करने के मैथमेटिकल तरीके होते हैं। चाहे अगर कोई बोर्ड ज्यादा नंबर दे रहा है तो आप उसको नॉर्मलाइज करके एक लेवल पर ला सकते हैं, तो वो तो बेकार का तर्क है, उसमें कोई जोर नहीं। आपने इसको परिवर्तित किया। अब परिवर्तित क्यों किया, इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी? जब स्कूल से पढ़ के स्कूल के नंबर के आधार पर एक सिलेक्शन प्रोसेस दशकों से चल रहा है, और जिसमें किसी स्टेट ने कभी कोई इस तरह की बात नहीं की कि ये अनावश्यक है या ये खराब है। चर्चा होती थी कि भाई कैसे हम अपना जो 10वीं में चीजें पढ़ाई जाती हैं, 12वीं में चीजें पढ़ाई जाती हैं, उनको बेहतर करें, उसमें कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट ज्यादा हो। ऐसा ना हो कि लोग केवल रट्टा लगा के इम्तहान पास कर रहे हैं। उसकी जगह हम उन पे तो कोई ध्यान नहीं दिया, हमने एग्जाम का सिस्टम बदल दिया। अब इसकी प्रेशर, इसका दबाव कहाँ से आ रहा है? इसका दबाव वहीं से आ रहा है जिसको इसका सबसे ज्यादा फायदा है। आपने बिल्कुल सही कहा कि अधिकांश स्कूल जो अब चाहेंगे कि लोग उनके यहाँ भर्ती हों, जैसे डीपीएस आर.के. पुरम ले लो या कोई भी आप ऐसा स्कूल ले लो जो माना जाता है कि भाई यहाँ से लोग जो हैं जो निकलते हैं वो अच्छी संस्थाओं में या अच्छे कॉलेजों में दाखिला पा लेते हैं। अब वो अपने नॉर्मल विषय पढ़ाने के अलावा एक सेंटर अपना एक कोचिंग का भी खोलेंगे जो स्टूडेंट्स को तैयारी कराएगा क्यूट एग्जाम के लिए। इसके अलावा जितने 14 लाख की क्लाइंट बेस है, तो जितने आपके
ऑनलाइन जितने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके ऑनलाइन संस्करण भी हैं और जो अब पेंडेमिक के बाद जो दूसरे चलते हैं, और उसमें आप जानते हो कि जो ऑनलाइन के बड़े बड़े एग्रीगेटर हैं बाइजू जैसे, उन्होंने काफी लोगों को खरीद भी लिया है, कंसोलिडेशन की प्रक्रिया भी चल रही है वहां पर। वो तुरंत ऑलरेडी बल्कि उन्होंने शुरू कर दिया, उसकी कोचिंग शुरू कर दी है। तो अब आगे का स्टेप में ये होगा कि क्यूट की कोचिंग के लिए आप ज्वाइन कर लीजिए एक्स अमाउंट देकर, फिर अगर उसमें ज्यादा संख्या में लोग आ गए तो उस प्रोग्राम को, ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए एक और इम्तहान दीजिए ताकि उसमें आप सक्सीड कर पाओ। तो इम्तहान पे इम्तहान पे इम्तहान, मतलब ये कोचिंग पाने के लिए भी शायद एक इम्तहान हो जाएगा। हाँ, क्यूट एडमिशन में तैयारी के प्रोग्राम में घुसने के लिए भी एक टेस्ट हो जाएगा। तो ये तो एंडलेस अंतहीन प्रक्रिया है। इससे फायदा किसका होना है? इससे फायदा केवल इस इंडस्ट्री का होना है जिसमें कोई मतलब नहीं है। एक जो ऑर्गेनिक लर्निंग, एक जो पेडागोजी होती है, जो गुरु शिष्य परंपरा होती है, हजारों साल से जो एक शिक्षा का सिस्टम चलता है, उसको खत्म करके आपको केवल वो गुर सिखा रहा है, सिस्टम को कैसे बीट करें ये सिखा रहा है, आपको क्वेश्चन बैंक बना के दे रहा है कि ये 4 वो आएंगे, इसमें आप अंदाजन कितनी जल्दी जो है इस सवाल का जवाब दे सकते हैं, पर्चा पूरा कर सकते हैं। तो ये आप अब पहले तो केवल ये इंजीनियरिंग में होता था या मेडिकल में हो रहा था। अब आप बेसलाइन एजुकेशन, जहाँ पे लोग केवल बेसिक स्किल्स कॉलेज में सीखते हैं, जैसे जो सोशल साइंस करता है या इंग्लिश करता है, कि भाई वो विश्लेषण करना सीख जाता है, वो कम्युनिकेट करना सीख जाता है, वो भाषा में लिखना और पढ़ना सीख जाता है, उसकी बेसिक स्ट्रांग हो जाती है, तो फिर वो हर तरह का काम उठा सकता है। स्किल्स तो बाद में भी आप डेवलप कर सकते हो, ये बेसिक स्किल्स उसको मिल जाती है, वो आप उसका आप अंत कर दे रहे हो, उसका कोई अब तरीका ही नहीं बचा। उसके अलावा इसके साथ आपने कॉलेजों के जो सिलेबस हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में हर साल करीब 70,000 दाखिले होते हैं। ये 14 लाख जो लोग हैं, इसमें से 70,000 लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला लेंगे, जो कि टॉप स्टूडेंट्स हमारे देश के हैं, और जिनमें से बहुत से लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अच्छा भी करते हैं। अब इनकी क्या स्थिति है इस समय? अब ये सारे लोग जो हैं इस तैयारी में लग जाएंगे कि इस इम्तिहान में मैक्सिमम नंबर कैसे लाएं ताकि हमको अपने मन के कॉलेज का, मन का कोर्स मिल जाए। ये सारे लोग भी, और जो बात आपने कही कि इससे गरीब और जो अमीर के बीच का जो भेद है वो तो और बढ़ जाएगा, क्योंकि जो व्यक्ति गांव में रहता है या गरीब है वो ये कोचिंग सेंटर तो एक्सेस कर नहीं पाएगा। इसके अलावा जो संस्कृतियों का की भिन्नता है कि जो व्यक्ति आंध्र प्रदेश में पढ़ता है या जो व्यक्ति राजस्थान में पढ़ता है, दिल्ली में पढ़ता है, उनके माहौल अलग होते हैं, उनकी पेडागोजी अलग होती है, उनकी आदान प्रदान की भाषा अलग होती है। सब चीज़ों को आपने स्टैंडर्डाइज करके एक यस नो का, एक हाँ ना का आपने एक सिस्टम बना दिया, तो आप मशीनी बच्चे प्रतिस्पर्धा के माध्यम से, झूठी, गलत, अमान्य प्रतिस्पर्धा के माध्यम से पैदा कर रहे हैं। तो आप पूरी इस व्यवस्था का, शिक्षा व्यवस्था के जो का जो स्कूल के बाद का जो घुसने का वो है, उसको बर्बाद करने पर, उसका विनाश करने पर तुले जी। तो इसमें गवर्नमेंट का बेनिफिट क्या होने वाला है? गवर्नमेंट का एजुकेशन पे जो खर्चा है शायद वो कम हो जाए, क्योंकि सब कोचिंग वाली लाइन चलेगी, जो प्राइवेट ही लेके आएंगे। और वैसे भी गवर्नमेंट को एजुकेशन पे उसकी बहुत रुचि नहीं है, बहुत थोड़ा बहुत कभी कभी हल्ला गुल्ला मचने पे सांकेतिक वृद्धि होती है, कोई बुनियादी परिवर्तन तो उसने पिछले हम देखिए, इसमें ये सब डिपेंड करता है कि थिंकिंग जो सरकार में नीति निर्धारक है वो कोई आसमान से तो टपक नहीं पड़ रहे हैं। वो नीति निर्धारक और स्टेक होल्डर्स कौन है, उसमें शक्तिशाली स्टेक होल्डर्स कौन है जिनकी आवाज बुलंद है, जो कि इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जो तरह तरह के
गलत सलत बहस या तर्क देके अपनी बात बनवा भी सकते हैं। जरूर वो उन्होंने बैठकों में, अगर वो बैठकें हुई होंगी, अब CUET पे कितना पब्लिक डिस्कशन हुआ मुझे जानकारी नहीं है, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इसके ऊपर नहीं हुआ है, बहुत कम हुआ है। ये और उसमें वही जो आपने कहा कि वो जो जगादेश साहब हैं जो JNU के वाइस चांसलर थे और आप UGC हेड कर रहे हैं, वो लगभग बुलडोज, पहले तो वो बोलते नहीं है, लास्ट में वो चीजों को बुलडोज करके निकल जाते हैं। तो अब हर चीज एक तरफ आप ऑटोनॉमी की बात करते हैं कि हर संस्था जो है वो ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी ऑटोनोमस हो। अब यूनिवर्सिटी में आपने एक पूरा ऐसा सिस्टम ला दिया कि वो सारे एक ही प्रोसेस के माध्यम से वो एडमिशन करेगी। फिर उसके बाद उसके सिलेबस बनाने में भी आपने एक ही प्रोसेस से सिलेबस भी आपने ऊपर ला दिया। तो ऑटोनॉमी तो एक तरह से विविधीकरण जिसे हम कहते हैं शिक्षा में, उसको समाप्त कर दिया। हर चीज आप टॉप डाउन सेंट्रलाइज करके एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आपने बना दी। अब जैसे विदेश में भी इस तरह के टेस्ट होते हैं, SAT होता है विदेश में, लोग लेते हैं, जिसमें परसेंटाइल बच्चे का पता चल जाता है। लेकिन जब वहां कॉलेज में दाखिला होता है तो SAT का जो नंबर होता है वो केवल एक चीज होती है जिसपे विचार होता है। बहुत लंबा एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है, उसमें बच्चे को एक ऐसे भी लिखना पड़ता है, उसको ये भी लिखना पड़ता है कि वो ये सब्जेक्ट क्यों चुन रहा है, आगे वो क्या करना चाहता है, उससे तमाम तरह के वो एक पूरा उससे उसकी एक रेफरेंसेस मांगे जाते हैं उसके जो टीचर्स हैं उनसे। एक पूरी प्रक्रिया जो करीब 2 महीने चलती है और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो प्रोसेस जिसके माध्यम से वो एप्लीकेशन फॉर्म भरता है और उसके बाद अगर जरूरत पड़े तो उसका इंटरव्यू भी होता है। अगर वो यूएस में बेस्ड है तो इंटरव्यू होता है। ये जो हमारे देश के कुछ प्रमुख कॉलेज हैं, सेंट स्टीफेंस है, कलकत्ते वाला कॉलेज है, बॉम्बे का है, अब ये इस परिस्थिति में ये कैसे कोप अप, इनमें कुछ विरोध के स्वर आए थे, आपके अनुसार अभी कहाँ इनकी स्थिति क्या है, ये क्या करें? नहीं, देखिए शीतल, विरोध की जहां तक बात है तो विरोध करने वाले तो इतने जैसे कहते हैं कि उनको ऐसा घोषित कर दिया गया है कि ये लोग तो जैसे एंटी हर कुछ है। अगर उनको आप राष्ट्र विरोधी बोल दोगे, आप उनको लिबरल बोल दोगे, लेफ्ट लिबरल बोल दोगे, अर्बन नक्सल बोल दोगे, तो ये सारी बहस इस तरह से एकदम से वो हो जाती है, वो पॉलिटिकल फील्ड में राइट वर्सेस लेफ्ट वाली या प्रो बीजेपी और एंटी बीजेपी वाली हो जाती है। तो वो ज्यादा आगे उसमें शिक्षा के बिंदुओं के ऊपर चर्चा आगे बढ़ी ही नहीं पाती। तो जहां तक कॉलेजों की बात है, लोगों ने तमाम चिट्ठियां लोग लिखते हैं, डूटा लिखती है, लेकिन ना उनकी कोई सुन रहा है, ना उस पर कोई विचार विमर्श सेमिनार वगैरह कुछ नहीं होता। सेंट स्टीफेंस ने जो विरोध किया वो केवल माइनॉरिटी के उसके अपने राइट्स हैं उसको लेकर किया। किसी भी कॉलेज ने कुछ भी नहीं कहा। ये कॉलेज और कोई भी यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, कुछ कहने की स्थिति में इसलिए नहीं है क्योंकि उस संसाधन के लिए सरकार और मंत्रालय पे निर्भर है, UGC पे निर्भर है। और आप जानते हैं कि शिक्षा मंत्रालय हो या UGC हो, वो दिक्कत के बेसिस पे, डिग्री के बेसिस पे काम कर रहे हैं कि हमने कह दिया ये हो गया, अब इसके ऊपर कोई वार्तालाप नहीं होगा। तो इसके अलावा कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटी जो है, जो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, सुना है कि उन्होंने भी इस इम्तिहान को माना है। और मुझे ऐसा दिखाई देता है कि जो स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं जिसपे अभी लागू नहीं है, कम से कम भाजपा शासित राज्यों में ऐसी मुहिम बनेगी और बनाई जाएगी। अभी तो ये खुद देखना चाहते हैं कि भाई सक्सेसफुली इसको कर लें, क्योंकि संख्या स्टूडेंट्स की फिर और बढ़ जाएगी कि स्टेट यूनिवर्सिटी वाले भी इसको अपना लें। तो आप समझिए आज 14 लाख लोग इम्तिहान ले रहे हैं, अगर स्टेट यूनिवर्सिटी वाले भी अगर इसको अपना लेते हैं, मान लीजिए 10-12 बड़े राज्य, तो 30 लाख लोग, 40 लाख लोग इस इम्तिहान को लेना शुरू कर देंगे। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अगर को आप फोर्स कर सकते हो, क्योंकि आफ्टर ऑल उनकी रिकग्निशन होती है, आप क्वेश्चन कर सकते हो कि आपका एडमिशन प्रोसेस जो है वो ठीक नहीं है या वो इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं देता या उसमें धांधली है। जैसे
अलग अलग प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अपने अपने अलग अलग इम्तहान रखती हैं, सिम्बायोसिस का अपना एक इम्तहान होता है, तो उनको कहा जाएगा और कहा जा रहा होगा कि आप इस इम्तहान को इस्तेमाल करिए। तो अगर आप लॉबी को देखें जिसको इससे फायदा होना है, अगर आप कोचिंग इंडस्ट्री को देखें तो वो तो चाहेगी कि जो लोग इस इम्तहान को लिखते हैं अगर उनकी संख्या 2 साल में बढ़कर 50 लाख 60 लाख हो जाती है तो 4 गुना उनका रेवेन्यू बढ़ेगा। तो ये पूरा न्यू लिबरल, बहुत ही नंगे किस्म का न्यू लिबरल खेल है और इसमें शिक्षा कुचली जा रही है। इस तरह की चीजें तो जो हमसे कहीं ज्यादा उदारवादी देश हैं, चाहे यूएस है चाहे यूरोप के देश हैं, वो भी नहीं करते कि बिना मतलब आने वाले दिनों में जो दृश्य दिख रहा है कि ये जो मिडिल हायर सेकेंडरी ये जो एजुकेशनल सिस्टम था ये पूरा कोलैप्स नजर आएगा हमें। तरह तरह के और खासकर बहुत बड़े वाले, जैसे बायडू का आपने नाम लिया या आकाश है या इस तरह के जो संस्थान हैं, ये धीरे धीरे इनके कोचिंग सेंटर्स जिनके पास पैसा भी होगा इन्वेस्ट करने के लिए, तकनीक भी होगी और जो सबसे पहल भी कर सकेंगे, ये इस पूरी शिक्षा को निगल सकेंगे। और ये जो शीतल जी, 2 बातें मैं इसमें कहूंगा। पहली बात मैं ये कहूंगा कि जो भी चीज कोचिंग इंडस्ट्री की जहां तक बात है या प्राइवेट इंडस्ट्री की जहां तक बात है, उसकी जो विद्रूपता होती है जिसकी हम भर्त्सना करते हैं, आलोचना करते हैं, वो उसका जो फिजिकल रूप था कि भाई मुखर्जी नगर में सेंटर्स हैं, कोटा में सेंटर्स हैं, उसका जो ऑनलाइन स्वरूप है बाइजू के माध्यम से या दूसरे और अनअकैडमी या जितने आ गए हैं, तो वो कई सौ गुना ज्यादा है। तो वो कोई उसमें शिक्षा के क्षेत्र में सुधार नहीं कर रहा है, वो उन विद्रूपताओं को और गहरा 100 गुना गहरा कमर्शियलाइज कर रहा है, वो व्यापार कर रहा है। तो जो विद्रूपता पहले अगर x घाटा आपको शिक्षा की एक गुणवत्ता में देती थी, तो वो अब 100x घाटा आपको उस विद्रूपता का मिलेगा। दैट इज नंबर 1। दूसरी चीज ये है कि आज की तारीख में भी अगर हम कहते हैं कि भारत में आईटी इंडस्ट्री के लिए या इंजीनियरिंग के लिए हम ठीक ठाक 2 लाख लोग ऐसे शिक्षित पैदा कर लेते हैं हर साल या उससे ज्यादा, जो कि फील्ड में जाकर विदेश में जाकर अच्छा काम करते हैं। मतलब हमारे यहाँ अभी बहुत सी इंडस्ट्रीज में एक लोग निकल रहे हैं जो कि अच्छे हैं, चाहे वो सोशल साइंस का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, आईटी का क्षेत्र हो या दूसरा क्षेत्र हो। लेकिन आप ये मत भूलिए कि ये लोग जो अभी निकल रहे हैं ये उस शिक्षा प्रणाली के आउटपुट्स हैं जो आज से 10 साल और 20 साल पहले चल रही थी। जो 10 साल पहले चल रही थी उससे जो बच्चा निकल के आ रहा है उसकी आप उपलब्धि देख रहे हैं मार्केट में। जो पिछले 10 साल में हो रहा है, अच्छा हर स्तर पर, केवल ये जो CUET की बात नहीं कर रहे हैं आप, जो हिस्ट्री के साथ जो किया जा रहा है, सिलेबस के साथ जो किया जा रहा है, अगर इसको कुल मिलाकर आप देखें और जो हमारे साइंस का जो हाल किया जा रहा है कि एक राज्य ने तो यहाँ तक कहा कि पाइथागोरस की थ्योरम और न्यूटन के लॉ ये फेक न्यूज है, और ये दोनों चीजें जो हैं हिंदुस्तान में इजाद हुई थी, और ये टेक्स्ट बुक से पाइथागोरस थ्योरम को निकाल दिया और न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को जिस तरह से पढ़ाया जाता था, यहाँ तक मेरी जानकारी है, उसको निकाल दिया। तो इन बदलावों के नतीजे अगले 10 साल बाद आएंगे। तो 10 साल बाद का जो विनाश आप देखने वाले हैं, वो उसकी तो अभी सुगबुगाहट आप कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन वो बहुत विनाशकारी होगा, इसमें मुझे शक दिखाई नहीं दे रहा। चलिए सर, समय की सीमा होती है, ये विषय तो ऐसे हैं कि इन पर बहुत बात होने की जरूरत है। देश में बात ही नहीं हुई और लागू हो गया। चलिए, हमने कोशिश की है इस कार्यक्रम के जरिए कुछ छेड़ने की, फिर बात करेंगे इस पे, दोबारा आएंगे आपके सामने। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।